नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर की सुर्खियों की, विश्लेषण करते हैं ट्रेंडिंग खबरों का और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी जगत की बारीकियों को। रुक करते हैं आज की खबरों का और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। बीते साल टॉप 7 शहरों में बिके 2,37,000 घर। हैदराबाद का बिक्री के मामलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन, 25,410 घर बिके। एमएमआर में बिके 76,400 घर, पुणे में 35,000, चेन्नई में 12,000, कोलकाता में 13,000 तो बेंगलुरु में 33,000 और एनसीआर में 40,000 घरों की बिक्री। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय रियल एस्टेट पर दिखेगा असर। क्रूड की बढ़ती कीमतें बिगाड़ेंगी प्रोजेक्ट निर्माण का गणित। रॉ मटेरियल के भाव में मार्जिन पर बढ़ेगा दबाव, महंगे हो सकते हैं कर्ज और बढ़ सकती है घरों की कीमतें। फाइनेंस एक्सपर्ट से जानिए कैसा रहेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स का मूड। पुणे को मिली मेट्रो की सौगात। 6 मार्च को प्रधानमंत्री ने किया था उद्घाटन। 12 किलोमीटर के हिस्से का संचालन शुरू। अगले साल मार्च तक 21 किलोमीटर का हिस्सा होगा संचालित। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बता रहे हैं कहां बनेंगे बेहतर प्रॉपर्टी निवेश के मौके। अफोर्डेबल हाउसिंग में किफायती डिजाइन को लेकर बढ़ रहा है इंटीरियर डिजाइनर्स का फोकस। छोटे घरों में बेहतर स्पेस प्लानिंग को लेकर किफायती डिजाइन ऑप्शंस की भरमार। परफेक्ट होम में जानिए कैसे छोटी जगह में होगी ज्यादा प्लानिंग। भारतीय रियल एस्टेट में साल 2012 से 2021 तक 49.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें जहां 36% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है तो वहीं 64% फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी 2/3 हिस्सा है। इसे साल दर साल देखें तो इजाफा ही देखने को मिला है, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हैं। पहले कोरोना की 3 लहर ने बुरी तरह से झटका दिया और अब रूस यूक्रेन की टेंशन ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के तौर पर देखने को मिल रहा है। क्रूड अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि घरेलू और विदेशी निवेशकों के मन में भारतीय रियल एस्टेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ अमित गोयनका हैं, जो एमडी हैं निसेस फाइनेंस में और आर्थिक मामलों पर बेहतर पकड़ रखते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोरोना की मार से संभल ही रहे थे कि रूस यूक्रेन की टेंशन आ गई। क्रूड आसमान छू रहा है, रुपया रसातल में है। वॉर से अनिश्चितता का असर पूरे यूरोप, यहां तक कि अमेरिका में भी दिख रहा है। जाहिर है विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा देख रहे हैं आप? एकदम सही फरमाया आपने दीपक जी, और सारे दर्शकों को मेरा मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। इस समय जो एक अनिश्चित माहौल जो पैदा हुआ है यूरोप में इस युद्ध के चलते, इसका अनिवार्य तरीके से हमारे रियल एस्टेट पर भी इम्पैक्ट आना आएगा ही कोई ना कोई तरीके से। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि चाहे हम 2008 में कहते या आज भी हमने 2 साल पहले कहा कि जो भी होता है विश्व में उसका भारतीय रियल एस्टेट पर सीधा असर नहीं होता, मगर ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। तो ये हमने देखा है कि बाहरी जो भी घटनाएं हैं उसका रियल एस्टेट पर और निवेशकों पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर होता है। इसका अगर आप सीधा मुद्दा लें तो सबसे पहले आपने सही बताया कि तेल के जो दाम है वो अब ये अपेक्षा है कि सरकार अब तेल के दाम बढ़ाएगी ही, और ये अब चुनाव खत्म होने के बाद तेल के दाम बढ़ना जरूरी हो गया है। जो हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ये बढ़ते ही एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 200 रुपया स्क्वायर फुट तक बढ़ सकती है। इसका कई सारे कारण हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कमोडिटी प्राइसेस जैसे सीमेंट और इत्यादि बाकी इनपुट प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और डॉलर का महंगा होते देख बाकी जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं, फिट आउट्स हैं और जो बाकी चीजें हैं उसका भी दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आएगा। इसका मतलब जो है वो आउटपुट प्राइस या अपनी खरीदारी पर उसका इम्पैक्ट आना ही है। दूसरी बात जो है कि जहां तक निवेशकों का सवाल है, तो आपने बताया कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है पिछले 10 सालों में, और अगर हम पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा ले तो ये निवेश का रकम बढ़ता ही गया है। तो $5 बिलियन, $6 बिलियन, $7 बिलियन की रकम एफडीआई के बतौर हर साल रियल एस्टेट में आती रही है। मगर इस समय जो माहौल है वो कॉशन का है, वो एक सचेत माहौल बन गया है। निवेशक नहीं चाहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में डायरेक्ट कोई एक्सपोजर ले। अपने होम मार्केट्स में अपने ही करेंसी में अपना रुपया बचा के रखना चाह रहे हैं। इस हिसाब से दो चीजें हो रही है, एक तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे क्योंकि अगर आपके प्राइसेस कम हो रहे हैं, उछाल कम हो रहा है प्राइसेस में, तो रिटर्न्स पे प्रेशर आता है।
दूसरा आपका इनपुट प्राइस बढ़ रहा है, मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका बाइंग प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब मार्जिन पे अच्छा खासा प्रेशर बना रहेगा। हम्म, ओवरऑल इन्वेस्टर रिटर्न्स इससे कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल। थोड़ा सा अब इस समय कॉशियस एक माहौल बन चुका है। अमित जी, निवेश में बड़ा फैक्टर है आरओआई। हाल ही में नाइट रैंक इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट को देखें तो उनके पीरी 100 इंडेक्स में भारतीय शहरों का नंबर 90 के बाद आ रहा है। एप्रिसिएशन के मामले में मॉस्को, दुबई, सैन डियागो जैसे शहर हैं जहां 30 से 40% का एनुअल चेंज दिख रहा है। दूसरा, आप अक्सर कहते हैं कि विदेशी निवेशक रूल बुक को लेकर भी चिंता जाहिर करते हैं कि निवेश को आसान बनाने की जरूरत है। क्या ये वजह काफी नहीं है निवेशकों को सोचने पर मजबूर करने के लिए? देखिए दीपक जी, जहाँ तक रिटर्न्स की सवाल है, तो आप सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं देख सकते हैं। उसके हर कंट्री का एक अफिलिएटेड रिस्क है। तो अगर चाहे मॉस्को हो या चाइना हो या भाई और कि चाइना की कोई सिटी हो, तो हर शहर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है, एक देश का एक रिस्क प्रोफाइल होता है। और इन्वेस्टर जनरली जो है वो ग्रोथ इकोनॉमीज में जाना चाहता है। हम ये जानते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटलुक 7% 8% से ऊपर है। बाकी उतना ग्रोथ दिखता नहीं है। तो अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली आगे जाके दाम बढ़ेंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो सिर्फ एक आरओआई डेटा जो एक, एक एक सीमित समय के लिए निकाला गया है, उसके आधार पर ये निश्चित करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। मगर अगर हम सिर्फ पिछले 12 महीने के अगर हम आंकड़े देखें, तो निश्चित तौर पे मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में हमने जाना है कि 12 से 25% की बढ़ोतरी हुई है दामों में। इन्वेस्टर्स का अच्छा पैसा बन पाया है इस समय। काफी हद तक बाइंग सेलिंग हुई है सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट ओवरऑल। अगर अपने अगर पिछले 2 5 साल का अगर आउटलुक लें, तो जनरली विदेशी निवेशक निवेशक जो है वो 5 साल, 7 साल, 10 साल का आउटलुक लेते हैं। और हमने देखा है कि जो इन्होंने रीट्स में इन्वेस्ट किया और ज्यादा करके जो अपने $50 बिलियन के निवेश की बात करते हैं, उसमें काफी बड़ा जो हक है वो रीट्स के तरफ गया है। तो रीट्स का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। 10 12 15% का सालाना रिटर्न कमा पाए इन्वेस्टर्स, जो बहुत ही हेल्दी रिटर्न माना जाता है इंडिया के लिए। तो मुझे इस लिहाजे में इतनी उसमें चिंता नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ पे आज भी इंटरेस्ट कॉस्ट देखें, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। ग्लोबली इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो के या शून्य के बराबर हो चुके हैं। किसी को बैंकों में या डिपॉजिट में या अन्य बॉन्ड्स में इतने रिटर्न नहीं मिल रहे। तो अगर अपने देखें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आज भी इंडिया में काफी फेवरेबल हैं। इसके लिए बॉन्ड इश्यूंसेस आज भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। हमने देखा है रीट्स को भी रीफाइनेंस करते हुए हाल ही में। तो डेफिनेटली इंडिया की स्टोरी वैसे तो बरकरार है, मगर अभी ये जो बाहरी माहौल तय हुआ है उसकी वजह हम्म। से डेफिनेटली एक सामान्य तौर से कॉशन है। अमित जी, बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लोन महंगे हो सकते हैं, फिर चाहे प्रोजेक्ट फंडिंग की बात हो या फिर आम घर खरीदार के लिए होम लोन की बात हो? इस समय जो एक इंटरेस्ट रेट और एक इंटरेस्ट एनवायरनमेंट है वो बहुत फेवरेबल है। और कोविड के बाद सरकार ने काफी लिक्विडिटी अवेलेबल कराई बैंकों के थ्रू, एसएमईज के लिए, काफी अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह भी। मगर अब वो सस्टेनेबल नहीं लगता, बिकॉज एक तो क्या है कि तेल के दाम बढ़ते ही इन्फ्लेशन आना अनिवार्य है। क्योंकि सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का बढ़ेगा, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन थोड़ा राइज होगा। इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अब इनएविटेबल हो गया। काफी हद तक आरबीआई ने और सेंट्रल बैंक ने एक अकोमोडेटिव स्टैंड रखा है। पॉलिसी रेट्स ने लगभग अनचेंज रखे हैं और काफी समय तक रखा है, एक रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी रिवाइवल के लिए। मगर अब ये जो इन्फ्लेशन का जो एक माहौल बन रहा है, उसको कंटेन करने के लिए मेरे को लगता है अब ये अकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं चल पाएगी। मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर में, तिमाह तिमाह में ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। चाहे वो 25 पैसे या 50 पैसे बढ़े। 0.25% या 0.5% तक की इंक्रीमेंट का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल, यानी बड़ी बातें जो निकल कर आ रही हैं कि क्या रूस यूक्रेन संकट भारतीय रियल एस्टेट में निवेश को प्रभावित करेगा? तो जैसा कि अमित जी ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभावित भले ही हो, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि आयात प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लिहाजा घरों की कीमत जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। तो बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में अपनी राय देने के लिए। तो रियल ट्रेंड्स के बाद यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और फिर देखेंगे कि रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ और खबरें जिनका असर सीधी तौर पर पड़ता है आप पर। छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी जगत से जुड़ी अहम खबरों की। तो रियल ट्रेंड्स में देखते हैं क्या कुछ और खास है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन किया है। पुणे में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 33 किलोमीटर के रूट में 12 किलोमीटर का हिस्सा चालू हो गया है, तो वहीं अगले साल मार्च तक बाकी 21 किलोमीटर के हिस्से का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 23 किलोमीटर की पुणे मेट्रो लाइन 3 जो कि शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी तक चलेगी, इसी साल जनवरी से उसके निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। जाहिर है जिन इलाकों से मेट्रो गुजरेगी वहां आवागमन तो बेहतर होगा ही, रियल एस्टेट को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा, तमाम संभावनाएं बनेंगी। तो प्रॉपर्टी में कहां हैं निवेश के बेहतर मौके, जानने की कोशिश करते हैं एनारॉक प्रॉपर्टीज के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब से। असलम साहब, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पुणे में मेट्रो आने के बाद से वहां के रियल एस्टेट में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पीसीएमसी से स्वारगेट, तो वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में वनाज से रामावाड़ी में जो इलाके आते हैं बीच में, वहां के रियल एस्टेट को इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा? दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जिस तरह से इस बात को समझाया या आपने जिस तरह से शुरू किया कि एक मेट्रो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, आप यकीन मानिए मैं पूना में रहता हूँ और पूना वाले मतलब इसका इतना इंतजार कर रहे थे मेट्रो का। बहुत तकलीफें झेली लोगों ने मेट्रो का निर्माण होते हुए, लेकिन अल्टीमेटली मेट्रो आ गई है। 15 साल लगे तो मैं कहूँगा कि देर आए पर दुरुस्त आए, और डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है ये ओवरऑल। रियल एस्टेट का हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सारे सेक्टर्स में आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इस चीज का बहुत बड़ा फायदा होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि पूना एक स्लीपिंग सिटी होता था 20 साल पहले या 22 साल पहले आप कह सकते हैं, या मैं कहता हूं और 25 साल ले लीजिए। और देखिए कि जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ और एक्सप्रेसवे के आने से एकदम मैजिक क्रिएट हो गया। तो मैं कहता हूं कि विदाउट मेट्रो, विदाउट एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था पूना का, अगर आप कंपेयर करें और मेट्रो से। जैसे कि हमारे साथ साथ ही हैदराबाद में प्रोग्रेस किया है, बैंगलोर से आप कंपेयर करेंगे, मुंबई, दिल्ली डेफिनेटली उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बैंगलोर और हैदराबाद जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सिटीज हैं पूना की तरह, उसमें जो आप प्रोग्रेस देखेंगे बहुत बड़ा हाथ था कि वहां पे एक तो मेट्रोज आपकी और दूसरा आपका एयरपोर्ट। अभी भी एयरपोर्ट की तो हमें प्रॉब्लम है, अभी भी कि एयरपोर्ट अभी छोटा है, लेकिन हाँ पनवेल एयरपोर्ट आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मेट्रो आने से डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो एक चेंज दिखेगा आपको, वेस्ट में हिंजेवाड़ी या आप अगर ईस्ट में देखेंगे खराड़ी में, ये दो कॉन्सेंट्रेटेड जगह हैं जहां पर अभी आईटी हब या कमर्शियल हब कह सकते हैं। लेकिन बिकॉज मेट्रो अगर आप देखेंगे वो विद इन द सिटी क्रॉस कर रही है, तो उसके काफी नए पॉकेट्स इमर्ज होंगे जिस जो आगे के फ्यूचर में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएंगे। और पूना की एक ओवरऑल अगर आप एक ज्योग्राफिकली से देखेंगे तो एक और कमर्शियल हब या आईटी हब होने की जरूरत है। तो आपको एक तरफ हिंजेवाड़ी हो जाता है, एक तरफ खराड़ी हो जाता है। आई थिंक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उभरेगा मेरे ख्याल से, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में आप देखेंगे वो पीसीएमसी होगा। तो ये एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है। अगर आपने सिर्फ एक के बारे में पूछा तो जस्ट टू कंक्लूड माई सेल्फ, मुझे लगता है कि पीसीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे। असलम साहब, दिल्ली में आज तक मेट्रो एक्सटेंशन जारी है, ऐसे में पुणे में वो कौन से हिस्से होंगे जो फ्यूचर डेस्टिनेशन बन सकते हैं? पुणे के रियल एस्टेट में हाउसिंग और कमर्शियल दोनों ही रियल एस्टेट में देखें तो कैसा निवेश देखने को मिल रहा है, और आरओआई के हिसाब से, यील्ड के लिहाज से कैसा रहा है? पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं। आप देख सकते हैं कि आरओआई जो मिला है वो अराउंड 7% एवरेज आप ले सकते हैं इन कमर्शियल। डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज क्या लोकेशन पे ले रहे हैं। ये मैं एक एवरेज आपको पूना का वो आंकड़ा दे रहा हूँ। रेसिडेंशियल ने पूना में कंपेयरिंग टू अदर सिटीज बेटर दिया है रिटर्न्स, क्योंकि रेसिडेंशियल में एक 1.5-2% का एवरेज रहता है, लेकिन पूना में अराउंड 3% तक अपने को रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो ये एक एवरेज यील्ड की बात हो गई है। रही बात आपकी फ्यूचर में जो एक्सटेंशन की बात है, तो हमने जो अभी बात की है कि जो एक रामवाड़ी तक आती है आपकी मेट्रो लाइन, रामवाड़ी इज अ जंक्शन ऑफ कल्याणी नगर एंड विमान नगर, उसके पास है ये। सो अभी जो प्लान हुआ है, जो होना है, एक तो आपकी लाइन कल्याणी नगर से आएगी। कल्याणी नगर में
बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्याणी नगर बिल्कुल कोरेगांव पार्क से जुड़ा है। इसकी वजह से ट्रैफिक वहां पे अभी काफी जो स्थिति है काफी खराब है। लेकिन एक बार मेट्रो आ जाती है तो कल्याणी नगर अपने आप में एक कमर्शियल हब बनेगा, क्योंकि वहां पे भी काफी डेवलपर्स प्लान कर रहे हैं अपना कमर्शियल, और सबकी प्लानिंग मेट्रो के आसपास ही घूम रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि विमान नगर जंक्शन तक आती है, तो विमान नगर को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो खराड़ी के बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि खराड़ी एक हब है, कमर्शियल हब, आईटी हब पूना का, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में, वहां से अभी एक्सटेंशन प्लान है। तो अगर ये रामवाड़ी से जब ये आगे खराड़ी तक लाइन जाएगी, तो जो एरिया सबसे ज्यादा जिनको फायदा होगा, या अगर ये इन्वेस्टर के लिए हम बात करें या हम इस टाइम एड्रेस करें जो इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो एरिया उनको जो देखना चाहिए वो है वाघोली, क्योंकि खराड़ी में ऑलरेडी प्राइस काफी फर्म हो गए हैं। अब खराड़ी से लग के फौरन वाघोली होता है, वहां पे ऑलरेडी गहमा गहमी शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली वहां पे एक बहुत बड़ी डील हुई है, 32 एकर्स का लैंड बिका है, जिसमें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वहां पर जो एक्टिविटीज बढ़ेगी एंड यूजर्स की भी और इन्वेस्टर्स की, वो एक बहुत अच्छा एरिया है। तो इस लाइन के आने से वाघोली विल बिकम वेरी हॉट इन फ्यूचर में। जहां तक वाघोली में आज की डेट में काफी प्राइसेस अफोर्डेबल है, अराउंड 5000 के करीब, लेकिन इन सब फैक्टर्स के आने से प्राइसेस वहां से मूव आगे बढ़ेंगे, और वहां पे काफी कमर्शियल भी प्लान होगा। तो कोई जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कमर्शियल करने के लिए, वो कमर्शियल में कर सकते हैं, जिनको रेसिडेंशियल करना है वो रेसिडेंशियल में भी कर सकते हैं। वाघोली के बाद आपका केसनन, फिर तो आगे तक आपका जाएगा। तो ये लाइन, क्योंकि इधर तो प्लानिंग है नगर रोड ले जाने के लिए। बिल्कुल, यानी पुणे मेट्रो प्रॉपर्टी निवेश में रिटर्न को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कुछ इलाके जिनका जिक्र असलम साहब ने किया, जैसे कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी, पीसीएमसी, वाघोली, ये निवेश के लिए बेहतर लोकेशन हो सकते हैं। हालांकि खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रोजेक्ट चुनिएगा, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। रियल ट्रेंड्स के बाद अब रुख करते हैं परफेक्ट होम का। अगर आपने गौर किया हो तो सरकार का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी गंभीरता के साथ बना हुआ है। पीएमएवाई के तहत बनने वाले घरों का आकार 30 से 60 वर्ग मीटर का होता है, यानी अधिकतम 645 वर्ग फीट। जाहिर है, छोटे घरों में स्पेस प्लानिंग एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में आज परफेक्ट होम में इंटीरियर एक्सपर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कम स्पेस में बेहतर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। जब से हाउसिंग फॉर ऑल के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिला है, तब से डेवलपर्स का फोकस तो सस्ते घरों पर बना ही है, तो वहीं छोटे स्पेस के बेहतर इस्तेमाल के लिए इंटीरियर डिजाइनर्स भी स्टूडियो कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहे हैं। कम जगह को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए स्टूडियो कॉन्सेप्ट में तरह तरह के किचन डिजाइन, कॉम्पैक्ट बेडरूम डिजाइन्स, एक्स्ट्रा स्टोरेज के ऑप्शंस की भरमार नजर आ रही है। डिजाइनर्स लोगों की जरूरतों के मुताबिक किफायती दाम में इंटीरियर की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा पहले वो प्रयास है कि हर एक, चाहे वार्डरोब हो, चाहे जो हमारा बेड हो जो फोल्ड हो जाता है, जाके आपके छोटे घर में आपको अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो वो कहाँ सोएंगे। इनके एक तो उनके पास मैट्रेस होता है, दूसरा उनके पास बेड होता है या नहीं होता भी है। अगर उनके पास बेड नहीं होता है तो हमारा सोल्यूशन है, चाहे वो बेड ऊपर फोल्ड हो जाता है और वो सोफा या बेड दोनों बन जाता है। और लॉट ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि उनके पास डाइनिंग टेबल भी नहीं होता, जगह नहीं होती डाइनिंग टेबल के लिए, तो हमारे पास एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल भी है उनके लिए। जैसे आप सिर्फ दीवार पे लगा दो, आपको वो मे बी 5-6 हजार रुपए में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाकर आज डाइनिंग टेबल ज्यादा कॉस्टली होता है। तो हमारा ये प्रयास यही है कि हर एक चीज जो एक नॉर्मल 2 BHK अपर मिडिल क्लास के घर में जाती हैं इंडिया में, वो हम कैसे ये अफोर्डेबल हाउसिंग कस्टमर के पास लेके जाएं, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे जल्दी। यही नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग या स्टूडियो कॉन्सेप्ट में बच्चों के लिए स्टडी का विशेष ध्यान रखने की कोशिशें हो रही हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में लकड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। ऐसे में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लकड़ी का विकल्प खोजने के भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही कम कीमतों में कैसे मजबूत टिकाऊ डिजाइन बनाए जाएं, इस पर भी शोध किए जा रहे हैं। हम ये कोशिश करें, लेकिन जो लकड़ी हम सोर्स कर रहे हैं, क्या वो नेचुरली सोर्स्ड है, उसका सोर्स क्या है, जैसे किचन में बनती है, उसमें कितना एफर्ट जाता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या द कार्बन फुटप्रिंट जो जिसको आप बोलते हैं। तो उसमें
विच आर द फैक्ट्रीज जो जिसमें कार्बन फुटप्रिंट लेस है। हम जैसे एक प्लाई यूज करते हैं कोचिन से जो यूकेलिप्टस से बना हुआ है, उसको बनाने में इट्स मोस्टली मेड वेयर इट इज मेड इन अ फैक्ट्री जहां पर द मशीन्स आर यूजिंग 30-40% लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो एक वो हमारा प्रयास है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। बाकी आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।